वोलेटिलिटी ये रिस्क नहीं है, वोलेटिलिटी ये एक विजिबल रिस्क है। लेकिन मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी ऑलवेज क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो रिस्क है वो वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन रिस्क जो है वो हमारा इम्पेशंस है। पैनिकनेस इज द एक्चुअल रिस्क। मोस्ट ऑफ द रिस्क है सर जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है लेकिन इनविजिबल है। इसी में हम एक रिस्क में देखेंगे सर जो इनविजिबल है और सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन एक चूहे जैसा है सर, जो जैसे कि अपने जेब को कतरते जाता है। ये जो अर्ली स्टार्टर है वो कम अमाउंट में अपना बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, और जो लेट स्टार्टर है उसको फिर उसी अमाउंट पाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आज आपको 1 करोड़ रुपए में, आप आज के 1 करोड़ की वैल्यू अगले 10-12 साल के बाद आधी होने वाली है। तो ये 6 महीने के लिए हम पैनिक होके हम कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं या फिर पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। इससे फिर उनका वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाता है। When investors think of risk, they often think of market ups and downs. But is volatility the real risk, or is it only the risk we can see? What about inflation, longevity, income disruption, time horizon, and emotional decisions during market noise? Joining us for this conversation is Mr. Sandeep Mahajan, founder and MD of Arthkala Financial Private Limited. With over 2 decades of experience in guiding investors across financial planning, mutual funds, and insurance, he explains how investors can look beyond short-term movements and begin with purpose, time horizon, risk capacity, and emotional readiness. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore the risks investors often miss beyond volatility. We explore why volatility may create concern, but invisible risks often need deeper attention. Let's dive in. Hello sir, welcome to Nivesh Pe Charcha. Yes, thank you Mukul for inviting me for this Nivesh Pe Charcha platform. Our pleasure sir. सर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी लोग मार्केट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो उनके माइंड में रहती है वो है रिस्क। बट रिस्क जब भी मार्केट्स के बारे में सोचा जाता है तो वो मार्केट डिक्लाइन या मार्केट की वॉलेटिलिटी से ही एसोसिएट किया जाता है। क्या यही एक तरीका है रिस्क को देखने का, या कोई और भी तरीका है जिस तरीके से इन्वेस्टर्स मार्केट की रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं? सर राइटली सेड कि जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी ये वर्ड सामने आता है या फिर रिस्क ये वर्ड सामने आता है तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि वॉलेटिलिटी इज द रिस्क, मार्केट अप डाउन इज द रिस्क। बट एक्चुअल वॉलेटिलिटी ये रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी ये एक विजिबल रिस्क है। क्योंकि हमें तुरंत दिखता है, मार्केट्स अप एंड डाउन होता है वो हमें तुरंत दिखता है। लेकिन मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी ऑलवेज क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने फ्यूचर गोल को फुलफिल करने के लिए। जिसे हम कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से देखेंगे कि 2008-2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस समय मार्केट सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2008-9 में जब सेंसेक्स नीचे आया था तो 20,000 का सेंसेक्स ऑलमोस्ट 8,000-9,000 में नीचे आया था। लेकिन कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में वापस रिकवर हुआ था। इन सेम केस विथ कोविड में भी 45,000 का सेंसेक्स ऑलमोस्ट 24-23,000 तक आया था सेंसेक्स। लेकिन हम सब लोगों ने ये देखा है कि मार्केट वापस रिकवर हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो रिस्क है वो वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन रिस्क जो है वो हमारा इम्पेशंस है। जहाँ पे इन्वेस्टर इम्पेशंस हो जाता है और मार्केट न्यूज़ देख के वो अपना इन्वेस्टमेंट पैनिक हो जाता है। दैट इज एक्चुअल द पैनिकनेस इज द एक्चुअल रिस्क। ओके, तो वॉलेटिलिटी को तो अगर आप सही तरीके से देखें तो शायद वो एक अपॉर्चुनिटी है। सर आपने ये भी बोला कि वॉलेटिलिटी को अगर रिस्क के नज़रिए से देखें भी तो इट इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ रिस्क। ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स हम रोज़ देख सकते हैं। आर देयर सम forms of risks that are not visible and that should be on investors' mind when they get into the market? Right. There are most of the risk है सर जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है लेकिन इनविजिबल है और जिसे कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो पहला मैं उसे कहना चाहूँगा कि इनकम रिप्लेसमेंट रिस्क। इनकम रिप्लेसमेंट यानी क्या हुआ कि यदि अनफॉर्चुनेट इफ एनी अनफॉर्चुनेट हैपन्स थिंग्स टू ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, देन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है।
तो उसको उस इनकम रिप्लेसमेंट करने के लिए वहाँ पे उस फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सफिशिएंट टर्म पॉलिसी होना जरूरी है उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड वन मैं कहना चाहूँगा कि सर इनकम प्रोटेक्शन रिस्क। इनकम प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आज बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस के लिए हमने जो लाइफ में जितना भी पैसा सेविंग किया है, बचा है, वो एक बीमारी में पूरा चला जाता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है ताकि वो हमारी इनकम को प्रोटेक्ट कर सके। इसी में हम एक रिस्क में देखेंगे सर जो इनविजिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क, जो किसी को नजर नहीं आता है। और ये इन्फ्लेशन एक चूहे जैसा है सर, जो जैसे कि अपने जेब को कतरते जाता है, ये है ना, जिसे हम ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। जैसे कि आज इन्फ्लेशन 5 to 6% चल रहा है, राइट। और यदि हम कोई किसी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न भी उतना ही आ रहा है, तो हमारी फ्यूचर की परचेसिंग पावर को हम खत्म करते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन यदि मैं कहूँगा कि एक लॉन्जिविटी रिस्क है। लॉन्जिविटी रिस्क मीन्स यानी लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन आवर लाइफ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस हमारा लाइफ बढ़ गया है, हमारी लॉन्जिविटी बढ़ गई है। 75 to 85 तक हम अभी लोग जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को एट द एज ऑफ 55 या 60 में रिटायर होना है और यदि उसका लॉन्जिविटी है 80 to 85, तो अगले 20 से 25 साल का उसको प्लानिंग करना है। और आज की जेनजी को हम देखेंगे तो वो तो एट द एज ऑफ 40-45 में ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हैं। तो उनका लॉन्जिविटी तो हो गया 85-80 तक, तो उनको 40 to 45 ईयर्स का प्लानिंग करना है। हाँ. तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसके लिए फिर उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट इज बिहेवियरल रिस्क। बिहेवियरल रिस्क, इससे मैं कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पैनिकनेस इन द मार्केट, या फिर हम टीवी पे या फिर बहुत सारे चैनल्स पे न्यूज़ देखते हैं। आजकल तो आपके गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु, बहुत सारे लोग हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और न्यूज़ देखते हैं हम, तो न्यूज़ बायस होकर हम कई बार शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना वहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ इनविजिबल रिस्क जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आपने काफ़ी सारी रिस्क हमें बताई जो शायद हमारे ध्यान में इतनी आती नहीं है। कुछ थोड़ी सी शायद आती भी हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ये थोड़ी बेसिक रिस्क हैं। बट आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिस्क बताई, यह है कि यू माइट लिव टू लॉन्ग। हो सकता है लोग पहले रिटायर होने के बाद फॉर वट एवर रीजन शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही उतनी नहीं थी कि आपको इतना ज़्यादा प्लान करना पड़े, बट नाउ पीपल फर्स्टली वांट टू रिटायर अर्ली एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो गोइंग हायर। तो क्या टाइम होराइजन का एक रिस्क है जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? जरूर सर, एब्सोल्युटली। लोग टाइम होराइजन को कई बार इग्नोर कर देते हैं और कई बार लोग ब्लाइंडली डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, कई बार सोचते नहीं है। लेकिन टाइम इज द मेजर फैक्टर टू टेक फॉर एनी फाइनेंशियल डिसीजन, जिसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरा एज 50 है और मुझे एट द एज ऑफ 60 में रिटायर होना है, और फॉर रिटायरमेंट आई नीड अ कॉर्पस ऑफ 2 करोड़ रुपीज। तो उसे मैं यदि समझूंगा तो मुझे ये 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए आई हैव 10 ईयर्स इन हैंड। तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए का करीबन SIP करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12%। मैं यहाँ पे आपको आपकी परमिशन लेके पूछना चाहूँगा सर, आपका एज कितना है अभी, करंट एज? सर मेरा एज 32 है। 32 एज है सर। मेरे 60 एज को, मेरे 50 एज को मुझे अगले 10 साल में रिटायर होना है 60 में, तो मुझे 1 लाख रुपए का SIP करना पड़ रहा है। आपका एज 32 है और यदि आप 60 में ही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लानिंग देख रहे हैं तो आपके पास 28 ईयर्स इन हैंड है, तो बहुत काफ़ी समय आपके पास है। तो जो चीज़ मुझे 1 लाख रुपए में मिल रही है वो चीज़ के लिए आपको सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यही टाइम फैक्टर है सर, कि अर्ली स्टार्टर को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो अर्ली स्टार्टर है वो कम अमाउंट में अपना बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, और जो लेट स्टार्टर है उसको फिर उसी अमाउंट पाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम इज द क्रूशियल फैक्टर इन आवर लाइफ सर। ओके, तो आप टाइम होराइजन को ध्यान रखें, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट द lesser investment you might have to make to reach the same corpus. Right sir, right मुकुल। सर आप बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से ऑन अ डेली बेसिस डील करते होंगे। आपने बहुत सारी रिस्क्स भी हमें बताई, बट सारी रिस्क्स शायद सब टाइम पीरियड्स में उतनी रेलेवेंट ना हो। तो अभी करंट एनवायरनमेंट में क्या रिस्क्स आप देख रहे हैं जो शायद आपके क्लाइंट्स फुल्ली
अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, फुल्ली उसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? सर आज के करंट सिचुएशन में मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो जो रिस्क देख रहा हूँ ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है सर। अभी जो चल रहा है जिसमें हम देखें कि वॉर लाइक सिचुएशन या फिर हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइजेस अप डाउन हो रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन कंसर्न, इंटरेस्ट रेट कंसर्न, तो ये सारी कुछ रिस्क है जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में लोगों को वो सोचना मजबूर करेंगी कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने आगे चल के हमारा एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी ज़रूर है लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रही है। तो सर क्योंकि आप इतने क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो इस एनवायरनमेंट में आप उनको इन रिस्क्स को मैनेज करने के लिए या हेज करने के लिए किस तरीके का गाइडेंस या डायरेक्शन दे रहे हैं? सर सबसे पहले तो हम लोगों को ये जब हम बुलाते हैं कस्टमर्स को तो हम सबसे पहले तो उनके गोल के ऊपर बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि हमारा गोल अभी अगले 6 महीने का नहीं, गोल लॉन्ग टर्म है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है ना। और हमें ये उल्टा ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि बहुत सारे वैल्यूएशंस एक फेयर लेवल पे आ गए, तो उस वैल्यूएशंस पे हम इन्वेस्ट करके फ्यूचर में और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मेरे कस्टमर्स को ये भी बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में क्या हो रहा है कि हर सेकंड दिन पे ट्रम्प आते हैं और कुछ बात करते हैं, है ना, और उससे हर दूसरे दिन एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो उल्टा ये अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ इन कमिंग फ्यूचर या आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और लॉन्ग टर्म में आप सही में ट्रम्प रहे ना रहे लेकिन ट्रम्प का आप नाम जरूर निकालेंगे कि हम अरे यार उस समय में हमने पैसा डाला था और हमारा पैसा बन गया, क्योंकि वोलेटिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर। क्योंकि आपने वॉलेटिलिटी की ही बात करी तो हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँगा, जो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है ना तो वो सोचते हैं कि अभी हम मार्केट में नहीं एंटर करेंगे क्योंकि अभी तो मार्केट्स में बहुत रिस्क है। तो क्या वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट कैन इट बिकम अ रिस्क इन इटसेल्फ? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लाइफ में यदि हमको कुछ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो हम वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं वापस एक बार कहूँगा कि वॉलेटिलिटी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कई बार क्या होता है सर कि लोग वॉलेटिलिटी को एक रिस्क मानकर कुछ ट्रेडिशनल लाइक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक एफडीज, या फिर कैश रखते हैं अपने पास खुद, तो वो आगे चल के उसका परचेसिंग पावर ख़त्म कर देता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि जो चीज़ आज आपको 1 करोड़ रुपए में, आप आज के 1 करोड़ की वैल्यू अगले 10-12 साल के बाद आधी होने वाली है। तो उसको फिर आप सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको एग्जॉस्ट जरूर कर देंगे आपके पैसे को आप। तो उसको एग्जॉस्ट से बचने के लिए आपको वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को एक डाइवर्सिफाइड रखना पड़ेगा, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन आपका एक भविष्य में जाके आपके जो भी गोल्स है उसको वो फुलफिल कर पाएगा। ओके, तो बेसिकली अगर आप वॉलेटिलिटी को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उसके कारण शायद रिस्क ना लें, तो वेल्थ क्रिएशन के बदले हो सकता है आपका वेल्थ डिक्लाइन होने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। वेल्थ डिक्लाइन होगा सर, वेल्थ एग्जॉस्ट भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है सर इसमें कि कई बार कस्टमर ये सोचता है कि या फिर इन्वेस्टर ये सोचता है कि हमने अभी थोड़ा मार्केट नॉइज सुनते पैनिक हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 6 महीने का नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबे समय का है। तो ये 6 महीने के लिए हम पैनिक होके कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं या फिर पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, इससे फिर उनका वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाता है। सर बट व्हाट वुड समवन डू जो शायद अपने लेटर स्टेजेस ऑफ करियर में है एंड दे नाउ आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क? सर सही में इसमें यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा सर। एक बहुत सारे लोग जानते भी इस फॉर्मूले को। ये 100 माइनस एज, उतना जो अमाउंट बचता है आप इक्विटी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एज 50 है, तो 100 माइनस 50, तो बचा हुआ 50% में इक्विटी में लगा सकता हूँ और 50% में थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स एफडी या फिर उसमें रख सकता हूँ मैं। सेकंडली जिसका इसको और एक एग्जांपल किससे देखते हैं हम कि किसी का एज 30 है, तो 100 माइनस 30, तो
उसको अभी बहुत सारा टाइम है। जैसा अभी हमने देखा कि आपका एज 32 है, तो आप ऑलमोस्ट 68% आप इक्विटी में पैसा रख सकते हैं, ताकि आप रिस्क ले सकते हैं और एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप एक रिस्क लेंगे उतना ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, और जितना आप कंजर्वेटिव रहेंगे तो आपका वेल्थ नहीं क्रिएट होगा। सेफ्टी जरूर मिलेगा आपको, लिक्विडिटी जरूर मिलेगा, लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट होगा सर। ओके, इंटरेस्टिंग। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। हमने काफ़ी रिस्क की बात करी, आपने बताया इन्फ्लेशन रिस्क, टाइम होराइजन रिस्क, इनकम से रिलेटेड रिस्क जो होते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिविंग टू लॉन्ग, हम तो लॉन्जेविटी को एक बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, बट दैट इटसेल्फ कैन बिकम अ रिस्क। आज अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास पहली बार आता है और वो ये समझना चाहता है कि व्हाट आर द रिस्क्स आई शुड कीप इन माइंड, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर ले लेते हैं, मे बी 30 years of age, लॉन्ग रनवे, ठीक इनकम है, मे बी एन इंजीनियर इन लाइक एन MNC, आप उनको क्या क्या रिस्क्स के बारे में बताएंगे और कैसे उन रिस्क्स को मैनेज करने में उनकी हेल्प करेंगे? सही। मैं यहाँ पे सबसे पहले मुकुल ये बताना चाहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक पर्पस ध्यान में रखना होगा। कोई भी नया इन्वेस्टर आता है तो हम उसके साथ उसके पर्पस की बात करेंगे, एंड इन माइंड। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 12th में अभी और वो अपना जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका एंड इन माइंड क्या है कि मुझे एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उस दौरान उसको कोई भी हर्डल्स आए, लेकिन उसको पता है कि मुझे एडमिशन लेना है बड़े कॉलेज में, तो उसको पढ़ाई करना है। सेम चीज़ यदि किसी इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर है या फिर ओल्ड इन्वेस्टर भी है, उसको एंड इन माइंड ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पर्पस, कि उसका गोल क्या है। तो उसको सबसे पहले हम उसको 4 क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि खुद से आप ये 4 क्वेश्चन पूछो कि फर्स्ट वन इज कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, किस पर्पस से हमको इन्वेस्ट करना है। सेकंडली फिर उसका टाइम हॉराइजन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन है या चाइल्ड मैरिज है या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो ये गोल का अवधि कितना बचा है, 10 साल बचा है बेटी की शादी के लिए, या फिर 15 साल बचा है, या फिर 20 साल बचा है, वो हिसाब से प्लानिंग करना है। थर्ड वन इज कि हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप कितना रिस्क, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से हम उसका फिर ये तय करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे इमरजेंसी फंड है या फिर वैकेशन है या फिर अगले 2 साल में फीस भरना है, तो वहाँ पे हम रिस्क न लेते हुए हम एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, FD काइंड ऑफ या फिर लिक्विड फंड में, कि ताकि उसमें से उसका गोल आसानी से पूरा हो जाए, जहाँ में लिक्विडिटी भी रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम उसको जरूर ये सुझाव देंगे कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका एक वेल्थ क्रिएट हो सके। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हम ये पूछते हैं कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप इमोशनली या फाइनेंशियली क्या उस रिस्क को आप हैंडल कर सकते हैं। तो यदि ये उसका आंसर हाँ में आता है, या फिर वो जवाब देता है कि यस मैं रिस्क ले सकता हूँ और गोल का होराइजन लंबा है, तो हम उस हिसाब से गोल प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जितना गोल लंबा होगा सर, उतना हम उस गोल के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं और गोल जरूर पूरा होगा। ओके, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग सर। तो बेसिकली दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन आई हैड, बट मुझे ये समझ आया कि वॉलेटिलिटी जो मार्केट में इतने मूवमेंट होते हैं अप एंड डाउन, और अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण थोड़े और ज़्यादा हो रहे हैं, उसको जो लोग रिस्क समझते हैं शायद वो तो एक अपॉर्चुनिटी है। रिस्क तो वो चीज़ें हैं जो आपको इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है। वो हो सकता है आपका इनकम रिप्लेसमेंट का रिस्क हो, या बिहेवियरल आपके इमोशनल रिएक्शंस का रिस्क हो, टाइम होराइजन का रिस्क हो। सो दीज आर सम ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली कीप इन माइंड इंस्टेड ऑफ मार्केट मूवमेंट जो कि आपको डेली बेसिस पे दिखते हैं, दे माइट अफेक्ट यू मोर देन दे एक्चुअली शुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ इससे सीखने मिलेगा, and the next time when they look at market volatility, instead of looking at it as a risk, they might look at it as an opportunity to invest. Yeah, right. Thank you Mukul once again. It's our pleasure, sir. As Mr. Sandeep Mahajan shared, risk is not only what investors see on a screen every day. Volatility is visible, but inflation, longevity, income-related risks, time horizon, and behavior can shape financial outcomes in deeper ways.
His message brings financial planning back to 4 basic questions. What is the goal? How much time is available? What risk can the investor take? And can they handle that risk emotionally and financially? These questions help investors move from reacting to market noise towards planning with more clarity. And this is why it is important to consult your financial advisor before investing so that decisions are made in line with your goals, risk appetite, and personal situation. If you like this discussion and would like to know more about Mr. Sandeep Mahajan, please click the link in the description below. Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.